यह कि आतंकी हाफिज सईद से जुड़ी हुई बड़ी खबर। सैटेलाइट इमेज में हाफिज सईद का भी घर दिखा। लाहौर में घनी आबादी के बीच हाफिज का घर है। पाकिस्तान गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में हाफिज सईद रह रहा है। लाहौर के जोरम टाउन में हाफिज सईद नाम के इस टेररिस्ट का घर है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस घर के बारे में बात हो रही है, जहां पर जो पाकिस्तानी एजेंसीज की सिक्योरिटी में है और हाफिज सईद का हाइड आउट भी है। हाफिज सईद यहीं पर छुप कर रहता है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, ये सैटेलाइट इमेजेस है जहां पर लश्कर तैयबा का चीफ हाफिज सईद छुप कर रह रहा है, क्योंकि हाफिज सईद की जान को अब कोई भी अज्ञात हमलावर निशाना बना सकता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान जो उसका इस्तेमाल करता रहा था, उसने हाफिज सईद को एक सुरक्षित ठिकाने पर रखा है और वो तस्वीरों में दिख रहा है। हाफिज सईद के घर का लॉन, आगे का एरिया, आसपास की जगह, ये आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से उसका घर है। मेन रेजिडेंस कहाँ है, लॉन कहाँ है, कहाँ कहाँ दरवाजे हैं, क्या एरिया, और किस तरीके से ये सारा का सारा कवर्ड है पाकिस्तानी एजेंसीज की सिक्योरिटी में। और इसी घर में छुप कर रहता है हाफिज सईद। तस्वीरें इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव आपके टीवी स्क्रीन पर। ये लाहौर का जोरम पार्क इलाका है, जहां पर हाफिज सईद को वो जगह दी गई है जिसमें वो आराम से मजे से रह सकता है। हत्याकांड अंजाम देने के बाद हाफिज सईद और ऐसी ही घिनौनी नापाक साजिशों को बुन सकता है। और यही पाकिस्तान के वो सबूत हैं, सच हैं, जो कि पाकिस्तान ऐसे टेररिस्टों को पनाह देता है और अपने यहाँ रखता है। लाहौर में ये घर है हाफिज सईद का, और ग्लोबल टेररिस्ट हाफिज सईद की हम बात कर रहे हैं, जिसको पाकिस्तान कहता है कि वो अब इस पूरे के पूरे वाक़े में अब उसका कोई उसकी कोई जगह नहीं रह गई है। वो पुरानी बात हो गया है, वो पुरानी चीज़ हो गया है। लेकिन हाफिज सईद ऐसे आतंक का एक चीफ है जो लोगों के कत्ल, लोगों की मौत और लोगों के खून पर हंसता और नाचना पसंद करता है। और ख़ास तौर पर जब ये भारत में कत्लेआम हो तो हाफिज सईद और पाकिस्तान की आईएसआई की खुशी देखते ही बनती है। ये वही घर है जो हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं, हाफिज सईद का ठिकाना है, जहां पर हाफिज सईद इस वक्त छुपा हुआ बैठा है। इस घर के अंदर हाफिज सईद की मौजूदगी है। टेररिस्ट हाफिज सईद, ग्लोबल टेररिस्ट की लोकेशन यही है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। ब्रिगेडियर, प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट सिचुएशन जो है भारत के वेस्टर्न फ्रंट पर, जहां पर पाकिस्तान ने अपने वेस्टर्न फ्रंट से फोर्सेस को मोबिलाइज करके पीओके के एरियाज में और आईबी के आसपास उसने मूवमेंट किया है। इसमें टैंक्स का भी मूवमेंट है, आर्टिलरी का भी मूवमेंट है। अब क्या देखते हैं अभी सिचुएशन के हिसाब से इस वक्त, क्या हम वाकई एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं? और अगर बढ़ रहे हैं तो भारतीय सेना उस किस तैयारी के साथ आगे जाने की कोशिश कर रही होगी? मैंने ये नहीं चाहता कि आप पूरी स्ट्रेटेजी सामने रखें, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान इस बार तैयार है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल साफ और वाज़ेह कर दिया था कि मुझे लगता है विनोद दत्ता जी आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है, उसमें कुछ थोड़ी खामी है। निपुण आलम, मैं इस सवाल को मैं आपकी तरफ आगे बढ़ाता हूं। क्या आप भी एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होते हुए देख रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारत तो नहीं चाहता कि बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो। भारत तो ये चाहता है कि आतंकवादी जो हैं, उनकी आवाज़ें या उनकी जो एक्टिविटीज़ है वो शांत हो, वो ख़त्म हो। अब यहाँ पे दिख रहा है कि पाकिस्तान मुझे ज़्यादा डेस्परेट लग रहा है। जिस प्रकार की एक्टिविटीज़, चाहे हम देखें कि आपको याद होगा राजीव जी, को हम डिबेट में चर्चा कर रहे थे 2-3 महीने पहले भी, पाकिस्तान की जो फोर्सेज़ हैं वो एलओसी के अंदर आपके आ गई थी, कुछ टुकड़ी उनके आ गई थी। अभी भी हम देखें लगातार 3-4 दिन से गोलाबारी ऑलरेडी एलओसी पे हो रही है। जिस प्रकार के बयान आ रहे हैं और अभी जो बात आप कह रहे हैं कि टैंक आर्टिलरी तैनात कर दी गई है, तब भारत को स्टेप लेने पड़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान चाहता है कि एक वॉर कॉन्फ्लिक्ट आपका भारत के साथ हो जाए, जिसका रीजन मैंने कहा कि अपनी अंदरूनी
जो जितने भी इश्यूज चल रहे हैं उनका माइंड जनता का डाइवर्ट करने के लिए। भारत जरूर है कि मैं देख रहा हूँ, जैसे आपने हाफिज सईद की लोकेशन बताई, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारत कुछ ऐसे ऑपरेशन करना चाहता है जो ऑपरेशन हमको कहीं ना कहीं आईडीएफ यानी कि इसराइल के देखने को मिले। लेकिन एक जिसको हम लोग कह सकते हैं ओपन वॉरफेयर में जाना या एक डायरेक्ट वॉरफेयर में जाना, लंबे वॉरफेयर में जाना, भारत उसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं एक इंटरेस्टिंग बात कहूंगा, आज 4 महत्वपूर्ण बैठक हुई और मैंने सीसीएस की मीटिंग लगातार इतनी जल्दी 2-2 बार होते कभी नहीं देखी। आज पॉलिटिकल जो हमारी है उसकी मीटिंग भी हुई, इकोनॉमिकल अफेयर्स की जो मीटिंग है वो भी हुई, इसके अलावा आपका कैबिनेट मीटिंग भी हुई। तो ये मीटिंग होने का भी मकसद ये है कि अगर किसी भी तरह के हालात होते हैं, कैसी परिस्थिति होती है, पीएम मोदी का सऊदी का दौरा रद्द करके वापस आ जाना, रशिया का दौरा रद्द कर देना, ये दिखाता है कि हम हर हालात के लिए तैनात होना चाहते हैं। देखिए होता क्या है कि इस प्रकार के जब मैटर होते हैं राजीव जी, शुरुआत तो हो जाती है लेकिन अंत का पता नहीं होता कि अंत कैसे होगा। आप सोचिए, जब रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ तो कोई क्या उम्मीद कर सकता था कि इतने लंबी वॉर चलेगी, लेकिन कितना लंबा अरसा हो गया। यही बात आपका इजराइल और आपका हम देखें तो गाजा के संदर्भ में था, यानी कि हमास के संदर्भ में था। तो अभी हम देखें कि भारत की एक जो कार्रवाई रहती है पहले जो रही है कि हम एक समुचित या एक बहुत ही फोकस एरिया को टारगेट करते हैं, लेकिन इस बार वो टारगेट मुझे लगते हैं बड़े होंगे, क्योंकि पिछली बार जो हमने टारगेट किए, चाहे वो उरी अटैक के बाद या हम देखें पुलवामा अटैक के बाद, यानी कि वो नाकाफी रहे, तभी पाकिस्तान दोबारा से पाकिस्तान के हौसले बुलंद हुए हैं। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि एक तो सिंधु वाटर का जो पानी का हमने सस्पेंशन किया है, इसके अलावा इंटरराष्ट्रीय जो लामबंदी की गई है, और इस प्रकार का जो भी स्टेप लिए जाएंगे जो आने वाले समय में है, उनका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भारत सरकार बड़ी सावधानी पूर्वक और कहते हैं ना, बड़ी सावधानी के साथ बड़ी कदम फूक फूक कर डिसीजन ले रही है। तो मुझे लगता है कि एक कहते हैं ना, जैसे शेर का एक तरीका होता है, वो शिकार करता है तो शिकार करते समय एक एक पाँव फूक फूक कर चलता है, तो वो स्थिति आज भारत की है। तो निश्चित रूप से बड़ी बात तो कोई ना कोई होगी, कोई ना कोई बड़ा एक्शन तो लिया जाएगा। अब देखना ये है कि किस तरह के एक्शन, पर मैं नहीं चाह रहा हूँ कि इस प्रकार का बड़ा एक वॉरफेयर होगा, क्योंकि बड़ा वॉरफेयर, ठीक है, हम मानते हैं कि भारत बहुत मजबूत है, पाकिस्तान को धूल चढ़ा दी जाएगी, पहली उन्होंने धूल चटाई है, 4-4 बार चढ़ाई है। 47 की बात करें, 65, 71, 99 की बात करें, आगे भी ऐसा होगा। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि हम्म। युद्ध जो है वो इकोनॉमी के लिए बेटर नहीं होता, हम्म। क्योंकि हमने देखा जब 71 में हमने इनकी जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कराकर बांग्लादेश का निर्माण कराया, 97,000 सोल्जर को सरेंडर कराया, लेकिन उसके बाद लगभग 20 साल तक हम कोई भी भारत में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं ला पाए थे। तो मैं मानता हूँ कि भारत के इस समय इन्वायरमेंट और भारत का अगर इस समय विकास रुकता है तो ये चाइना की सबसे बड़ी जीत होगी।